हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम और जिसका टाइटल है प्रोस्पाइस। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ इसकी बैकग्राउंड, इसका मीटर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पोएम के टाइटल की, तो ये जो वर्ड है प्रोस्पाइस, इसका मतलब होता है, ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन में, जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड यानी सामने देखना। और जैसा आप जानते हैं, पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई है, और ब्राउनिंग की अगर बात करें तो एक विक्टोरियन ऑथर थे और स्पेशली जाने जाते हैं अपने जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ वो जाने जाते हैं ऑप्टिमिज़म के लिए, यानी एक आशावादी पोएट थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, ऑप्टिमिज़म के लिए वो जाने जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्टिमिज्म और ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन दो चीज़ों को लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पहचान रही है, विक्टोरियन पोएट रहे हैं। प्रोस्पाइस का मीनिंग है लुक फॉरवर्ड। और यहाँ ये जो पोएम है, इस पोएम में उनका एक डॉक्ट्राइन हमें दिखाई देता है, और वो डॉक्ट्राइन क्या है जिस पे विश्वास करते थे? वो है सॉल इज़ इमॉर्टल, कि जो आत्मा है वो अमर है। और साथ ही साथ इस पोएम की अगर बात करें तो ये जो पोएम है, ये एक लिरिक है। और कैसा लिरिक है? जो उनके पर्सनल इमोशन को बताता है। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ वो लुक फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं लुक फॉरवर्ड? लुक फॉरवर्ड टू डेथ, मृत्यु की ओर वो देख रहे हैं, मृत्यु की ओर उनका इशारा है। और पोएम ये कंपोज की गई थी 1861 में, यानी 1861 में पोएम ये कंपोज हुई। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस पोएम की, तो ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी, उनका एक पोएटिक वॉल्यूम था ड्रामेटिस पर्सोनी, उसमें पब्लिश हुई थी 1864 में। और एक्चुअल में ये जो आइडिया आया है प्रोस्पाइस का, ये उनकी जो बिलविड थी, यानी जो बिलविड वाइफ थी उनकी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो उसकी डेथ हो गई थी, और वो फ्लोरेंस में 1861 में एक्सपायर हो गई थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ड्रामेटिक पर्सोनी में ये पोएम पब्लिश हुई, और इससे पहले भी ये एक्चुअल में एक मैगज़ीन थी अटलांटिक मंथली, उसमें पब्लिश हो चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ जाते हैं, पोएम के टेक्स्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, फियर डेथ। अब देखिए, यहाँ वो एक क्वेश्चन पूछते हैं और स्वयं से ही क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कवि अपने जीवन के अंत की कल्पना करते हैं और स्वयं से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है शुरू में ही। क्या पूछते हैं? फियर डेथ, कि क्या वह मृत्यु से डरते हैं? अर्थात मृत्यु को तो एक ना एक दिन आना ही है, तो क्या वो स्वयं मृत्यु से डरते हैं? और फिर इस क्वेश्चन का वो रिप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन का जवाब देते हुए वो क्या कहते हैं? टू फील द फॉग इन माई थॉट, द मिस्ट इन माई फेस। फॉग और मिस्ट जानते हैं, यानी फील। यहाँ फील की बात करें तो ये जो वर्ड फील आया है, ये आया है आई शैल गो अहेड टू फील, कि मैं जो महसूस करूँगा, क्या महसूस करूँगा? फॉग। और फॉग कैसा? फॉग यानी सफोकेशन एट डेथ, जो एक मृत्यु का सफोकेशन है, उसको मैं महसूस करूँगा। क्लियर? यानी वो कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मृत्यु का फॉग है, मृत्यु का सफोकेशन है, वो मुझे मेरे गले में महसूस होगा। द मिस्ट इन माई फेस, और जो धुंध है उसकी, वो इन माई फेस। फेस का मतलब है यहाँ फ्रेंड्स आइज़, और मिस्ट का मतलब है यहाँ यानी धुंध, यानी डार्कनेस, कि द डार्कनेस ऑफ डेथ, जो डेथ की डार्कनेस है वो मैं वो मैं महसूस करूँगा। कहाँ महसूस करूँगा? इन माई फेस, यानी अपनी आँखों में मुझे जो मृत्यु का अंधेरा है वो महसूस होगा। दोनों लाइन क्लियर हुई। वो
अपने आप से प्रश्न पूछते हैं क्या मैं मृत्यु से डरता हूँ, और फिर उसका ही जवाब दे देते हैं खुद कि मैं एक दिन अपने गले में, क्या मेरा गला मृत्यु का जो सफोकेशन है, जो मृत्यु की जो घुटन है उसको मेरा गला महसूस करेगा, और जो अंधकार है वो मेरी आंखें महसूस करेंगी, मृत्यु रूपी अंधकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। When the snows begin and the blast denote I am nearing the place. I am nearing the place यानी मैं उस प्लेस के निकट जा रहा हूँ। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो मृत्यु रूपी प्लेस है उसके तो मैं निकट जा रहा हूँ। द when the snows begin, और कब मुझे क्या महसूस होगा, मुझे हिमवर्षा भी महसूस होगी, कि जिस समय मृत्यु की हिमवर्षा प्रारंभ हो जाएगी। एंड द ब्लास्ट डिनोट, और यहाँ ब्लास्ट का जो मतलब है यानी ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर, और ठंडी हवा है उसके जो झोंके हैं वो भी मुझे महसूस होंगे। क्लियर? यानी जिस समय हिमवर्षा शुरू होगी, मृत्यु की हिमवर्षा प्रारंभ होगी, तो मृत्यु देश से आने वाली जो बर्फीली हवा के झोंके हैं वो भी इस बात का संकेत देंगे, क्या, कि आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं उस देश के नज़दीक पहुंचने वाला हूं। कौन से देश के? मृत्यु देश के मैं समीप पहुंच गया हूं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फॉ। द पावर ऑफ द नाइट, और कैसी पावर? यहाँ पावर से रेफरेंस क्या है? डार्क। जो पावर ऑफ द नाइट, नाइट की जो पावर होती है वो होती है डार्कनेस यानी अंधेरा। जो अंधेरा है वो मृत्यु की शक्ति होती है, रात की शक्ति होती है अंधेरा। एंड द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और प्रेस का मतलब है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द स्टॉर्म यानी तूफान का। और कैसा तूफान है? स्टॉर्म ऑफ डेथ। यहाँ प्रेशर की बात हो रही है, तो जो तूफान का प्रेशर है वो कैसा? मृत्यु रूपी जो तूफान है उसका प्रेशर, और जो रात है उसकी पावर यानी उसका अंधकार। रात का अंधकार और जो मृत्यु रूपी तूफान है उसका जो प्रेशर है, वो सब मैं महसूस करूँगा। एंड द पोस्ट ऑफ द फो, और कहाँ महसूस करूँगा? पोस्ट ऑफ द फो यानी दुश्मन की जो चौकी है उसके समीप। यानी जब मैं दुश्मन की जो चौकी है वहाँ पहुँच जाऊँगा, दुश्मन का जो ठिकाना है वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं इन चीज़ों को महसूस करूँगा। दोनों लाइन क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, Where he stands, the arch fear in a visible form, yet the strong man must go. और आगे कहते हैं कि where he stands, कि जहाँ वह खड़ा होता है, द आर्च फियर। और ये जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ आर्च फियर, ये आर्च फियर यूज़ किया है उन्होंने डेथ के लिए। इन अ विजिबल फॉर्म यानी जब व्यक्ति मरने वाला होता है, जब वो अंतिम समय खड़ा हुआ होता है, तो क्या महसूस करता है वो? आर्च फियर यानी मृत्यु का एक विजिबल फॉर्म में उसको मृत्यु दिखाई देती है, यानी वो मृत्यु को महसूस करता है। मृत्यु रूपी एक महानतम भय बिल्कुल उसे विजिबल फॉर्म में, एक साकार रूप में सामने उसको नजर आता है। और यट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, लेकिन फिर भी जो सशक्त व्यक्ति होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो उसकी ओर अवश्य आगे बढ़ेगा। कहाँ आगे बढ़ेगा? जहाँ पर मृत्यु खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। क्लियर? तो लाइन क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ? यानी क्या कह रहे हैं पोएट खुद से प्रश्न पूछते हैं कि क्या मृत्यु से डरते हैं, और उसके बाद जवाब देते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। यानी जो अंधकार के रूप में आए, एक हिमवर्षा के रूप में आए, तूफान के रूप में आए, तो किसी भी रूप में मृत्यु आती है, मृत्यु का जो प्रेशर है उसको मैं सहन करूँगा और मैं उससे नहीं डरूँगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं फॉर द जर्नी इज डन,
क्योंकि जो एक जर्नी है, जो यात्रा है, जीवन रूपी जो यात्रा है, ये कंप्लीट हो जाती है एंड द समिट अटेन्ड। और जो चोटी है, जो ये जो पहाड़ी है, ये जो शिखर है, यानी जब मृत्यु आती है तो जो जीवन यात्रा है वो पूरी हो जाती है। और जीवन यात्रा पूरी होने के बाद जो मरने वाला व्यक्ति है वो समिट अटेंड, यानी जो जीवन शिखर है, समिट कहते हैं चोटी को, अटेंड मीन्स प्राप्त कर लेना, यानी वो जो चोटी है उसको वो प्राप्त कर लेता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? यानी जो जीवन शिखर है उसको प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है? एंड द बैरियर्स फॉल, और जो बैरियर्स हैं यानी जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं। किसके बीच की दीवार? जीवन और मृत्यु के बीच की जो दीवार है वो गिर जाती है। यानी जब जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, मरने वाला अपने जीवन शिखर पर पहुंच जाता है, पहुंच गया होता है, मीन्स जीवन शिखर पर पहुंचने के बाद क्या होता है? जीवन और मृत्यु के बीच की जो दीवार है वो गिर जाती है। दो अ बैटल्स टू फाइट एट द गर्डन बिगेन्ड, यद्यपि एक जो बैटल होता है, एक जो युद्ध होता है, वो लड़ना होता है। एर, एर मीन्स बिफोर द गर्डन, गर्डन का जो अर्थ होता है, गर्डन कहते हैं फ्रेंड्स रिवार्ड को। ये आर्केइक वर्ड है, पुराने ज़माने में यूज़ होता था रिवार्ड के लिए, यहाँ यूज़ किया ऑथर ने कि जो रिवार्ड है बी गेन्ड, जब रिवार्ड प्राप्त होने वाला होता है तब क्या होता है? जब रिवार्ड मिलने वाला है तो उससे पहले जो बैटल है या एक बैटल लड़ी जानी है और उसके बाद एक रिवार्ड मिलना है। क्लियर? यानी रिवार्ड मिलने से पहले एक जो युद्ध है वो लड़ा जाना है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? यानी मरने वाले को मृत्यु से पहले एक युद्ध लड़ना होता है। रिवार्ड क्या है? यहाँ डेथ है, डेथ को रिवार्ड बताया है। और वो रिवार्ड एक मंजिल है जो जीवन भर संघर्ष करने के बाद व्यक्ति को मिलती है। द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, सब कुछ क्या है? वो रिवार्ड है। अंतिम जो मंजिल है वो रिवार्ड है, वो एक रिवार्ड के रूप में है। और वो रिवार्ड क्या है? वो रिवार्ड मृत्यु है। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे कहते हैं कि आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। और वो कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं जीवन में हमेशा ही क्या रहा हूँ? एक फाइटर रहा हूँ, और अब एक फाइट और मुझे लड़नी है। मैं हमेशा ही जो युद्ध है वो लड़ता रहा हूँ, और एक अंतिम युद्ध मुझे लड़ना है। और वो युद्ध कैसा होगा? वो बेस्ट होगा और लास्ट होगा। यानी एक अंतिम युद्ध मेरा अब होगा, और वो युद्ध किससे होगा? मृत्यु से मेरा युद्ध होगा, और वो अंतिम युद्ध होगा, और मैं उसको बेस्ट वे में यानी सर्वोत्तम तरीके से मैं उसको लड़ूंगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा था, अब यहाँ सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। I would hate that death bandaged my eyes and forbore and bade me creep past। देखिए हम बैंडेज एक वर्ड यूज़ किया है। बैंडेज आप जानते हैं पट्टी को कहते हैं किसी, और बैंडेज्ड माई आइज़ यानी मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना जिससे मैं नहीं देख पाऊँ। एंड फॉरवोर एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और क्रीप कहते हैं रेंग जाना, चुपचाप रेंग जाना। कहते हैं कि आई वुड हेट, मैं मृत्यु से नफरत करूंगा। यानी कवि कहते हैं कि मैं क्षण भर में ऐसे नहीं मरना चाहता कि मृत्यु ने मेरी जो मृत्यु पीड़ा है, मेरा जो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है डेथ का, उसको उसने माफ़ कर दिया हो। यानी जैसे आंखों पर पट्टी बांध दी हो जिससे वो मृत्यु के डर को न देख सके। यानी तुरंत एक मृत्यु आदमी को हो गई कि मैं ऐसी मृत्यु नहीं देखना चाहता जिसमें एक पीड़ा ना हो। यानी वो मृत्यु का भी इंजॉय करना चाहते हैं। क्लियर? यानी आंखों पर पट्टी बांध दी हो जिससे मैं मृत्यु के अंधकार को न देख पाऊँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। या उसने हुक्म दे दिया, मृत्यु ने हुक्म दे दिया क्या? कि चुपचाप रेंग कर मृत्यु की चौकी के पास से निकल जाओ। तो मैं यह क्रीप पास्ट में रेंग कर नहीं निकलना चाहता। बेड
बेड जानते हैं, हुक्म देना, कि जैसे हुक्म दे दिया हो कि चुपचाप रेंग कर मृत्यु की चौकी के पास से निकल जाओ, या मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी हो जिससे मैं मृत्यु की जो पीड़ा है उसको ना देख पाऊँ, मृत्यु के अंधकार को ना देख पाऊँ, तो मैं ऐसी मृत्यु नहीं चाहता। यानी मैं कैसी मृत्यु चाहता हूँ? नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड। नहीं, मैं तो इस मृत्यु का, एक संपूर्ण मृत्यु का, होल ऑफ इट यानी इस संपूर्ण मृत्यु का, संपूर्ण मृत्यु की संपूर्ण पीड़ा का मैं स्वाद लेना चाहता हूँ। यानी यहाँ जो मृत्यु है, वो जो पीड़ा है, उसको क्या करना चाहता हूँ मैं? उसका स्वाद लेना चाहता हूँ, संपूर्ण स्वाद लेना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हीरोज ऑफ ओल्ड, जिस प्रकार से प्राचीन काल के अपने सरीखे जो वीर थे, उन्होंने इस पीड़ा का आनंद लिया था। फेयर लाइक माई पियर्स, पियर्स कहते हैं कुलीन, यानी जो कुलीन लोग थे, जो प्राचीन समय के वीर थे, उन्होंने जिस प्रकार से मृत्यु का आलिंगन किया था, हंसते हंसते आलिंगन किया था, उसी प्रकार से मैं उस मृत्यु को गले लगाना चाहता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? बियर द ब्रंट in a minute, pay glad's life's arrears of pain, darkness and cold। और जिस प्रकार से उन्होंने उस मृत्यु के समय निर्भीक और वीर होकर, यानी जो आक्रमण, मृत्यु रूपी पीड़ा के आक्रमण रहे हैं, बियर द ब्रंट, जो आघात रहा है, जो उन्होंने सहन किया मृत्यु रूपी पीड़ा को, एक एक मिनट भर का, मिनट पे, एक एक मिनट का जो कर्जा चुकाना मैं चाहता हूँ। लाइफ्स एरियर ऑफ पेन, यानी उस कष्ट का, उस पीड़ा का, जो भी उस जीवन का जो भी एक एरियर रहा है, यानी जो भी कर्ज रहा है, मृत्यु रूपी पीड़ा, मिनट भर का जो कर्ज है, वो मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ। और मृत्यु के अंधकार और ठंड को, डार्कनेस एंड कोल्ड, और मृत्यु के अंधकार और ठंड को मैं सहन करना चाहता हूँ। यानी वो कहते हैं कि ये मृत्यु रूपी पीड़ा, इसका मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ, और इसी के साथ साथ मृत्यु का जो अंधकार है और जो ठंड है उसको मैं सहन करना चाहता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट डेथ एट एंड। और अचानक ही, कहते हैं कि जो अचानक ही जो वर्स्ट, यानी जो सबसे खराब है, टर्न्स द बस्ट, जो सबसे खराब स्थिति है, यानी निकृष्टतम जो परिस्थितियां हैं, वो किस में बदल जाती है? बेस्ट में बदल जाती है, सर्वोत्तम में बदल जाती है। कि वीरों के लिए, किसके लिए? टू द ब्रेव, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वीरों के लिए जो मृत्यु की निकृष्टतम परिस्थितियां हैं, वो सर्वोत्तम परिस्थिति में अचानक ही बदल जाती है। ये लाइन क्लियर है फ्रेंड्स? फॉर सडन, अचानक ही जो वर्स्ट है वो बेस्ट में बदल जाता है। किसके लिए? ब्रेव के लिए, ब्रेव पर्सन्स के लिए। यानी वीरों के लिए मृत्यु की जो सबसे खराब परिस्थिति है वो सर्वोत्तम परिस्थिति में अचानक ही बदल जाती है। और द ब्लैक मिनट्स एट एंड, और ब्लैक किसके लिए आ गया? डेथ के लिए। और 1 या 2 मिनट में ही मृत्यु का जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? दोनों लाइन क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड द एलिमेंट्स रेज द फाइंड वॉइसेस दैट रेव, शैल ड्विंडल, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, शैल बिकम फास्ट अ पीस आउट ऑफ पेन। और जो एलिमेंट्स रेज, और यहाँ एलिमेंट रेज की मतलब क्या है? जो फ्यूरियस एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स, पावर्स ऑफ नेचर की, एक मरने वाले व्यक्ति में जो एक एक्टिविटी होती है, यानी तत्व होते हैं, तत्वों का एक भारी शोर, आदमी के अंदर जो उथल पुथल महसूस होती है, उसके लिए एलिमेंट्स रेज यूज़ किया है। और द फाइंड्स वॉइसेस, और फाइंड वॉइसेस का मतलब क्या है? कि कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, एंग्री डेमन्स की आवाज़ें एक मरता हुआ आदमी सुनता है। और ये जो क्रिश्चियनिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है। क्लियर फ्रेंड्स? अपनी
अपनी जो हिंदू मिथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तो कहते हैं भाई यमराज दिखाई देते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ कहा जाता है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसको जो एंग्री डेमन्स हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी दहाड़ते हुए पिशाचों की आवाज़ उनको सुनाई देती है। क्लियर? तो क्या महसूस करता हूँ? एलिमेंट्स रेज, यानी जो तत्वों का भारी शोर और फाइंड्स वॉइसेस दैट रेव, और दहाड़ते हुए पिचासों की आवाज़, शैल ड्विंडल शैल बैंड शैल चेंज, वो अपनी तीव्रता खो देती है। शैल बैंड, ड्विंडल हल्की पड़ जाना, शैल बैंड ब्लेंड, और वो क्या हो जाती है? आपस में मिल जाती है। शैल चेंज, और अपना स्वरूप बदल लेती है। लाइन क्लियर है? दोबारा समझें कि उस समय, अंतिम समय में क्या होता है? जो तत्वों का भारी शोर और दहाड़ते हुए पिचासों की आवाज़ें आदि अपनी तीव्रता खो देती हैं और आपस में मिल जाती हैं, और फिर वे अपना स्वरूप बदल लेती हैं। क्या करती हैं? फिर अपना स्वरूप बदल लेती हैं। और शैल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और सबसे पहले क्या करती है? अ पीस आउट ऑफ पेन, यानी पहले वे एक शांति के वातावरण में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? पीस आउट ऑफ पेन, एक दुख दर्द से शांति का वातावरण में धारण कर लेती है, ग्रहण कर लेती हैं। देन अ लाइट देन दाई ब्रेस्ट, और उसके पश्चात क्या होता है? पहले तो शांति महसूस करती हैं और उसके बाद एक नए जीवन के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। अ लाइट, एक प्रकाश, किसका प्रकाश? जीवन का प्रकाश। क्लियर? यानी जो डेथ है उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? पुनर्जन्म होता है, यानी आत्मा अमर है, व्यक्ति मर गया, फिर से आत्मा ने एक नया जन्म ले लिया। और वो आगे कहते हैं, देन दाई ब्रेस्ट ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, आई शैल क्लैस्प दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट। और इसके बाद वो कहते हैं, उस आत्मा को संबोधित करते हैं, ओ दाउ सॉल ऑफ माई सॉल, अरे मेरी जो सॉल है, यहाँ वो सॉल यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, जो उनकी प्रिय पत्नी है उसके लिए। अरे मेरी प्रिय पत्नी की भी आत्मा। क्लियर? यानी मेरी प्रिय पत्नी की आत्मा, कभी कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा कि मेरी प्रिय जो पत्नी है, पत्नी की आत्मा का मैं आलिंगन करूँगा। और उस आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह तो आत्मा की भी आत्मा है। मेरी जो पत्नी की आत्मा है वो क्या है? मेरी आत्मा पत्नी, और पत्नी की आत्मा उसकी आत्मा, यानी कि तुम तो मेरी आत्मा की भी आत्मा हो, और मैं उस आलिंगन को लेकर, क्लैस्प, क्लैस्प कहते हैं आलिंगन को, मैं तुम्हें आलिंगन में लेकर एक परम सुख को महसूस करूंगा। क्लियर? एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और जो बाकी चीज़ें हैं, जो कर्मफल हैं या शेष बातें हैं, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ होंगी? वह ईश्वर के हाथों में मैं छोड़ देता हूँ। क्लियर हुई फ्रेंड्स? आई थिंक टेक्स्ट क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। और बात करें इस पोएम की, तो ये पोएम देखिए, 2 स्टेंजा हमें यहाँ दिखाई देते हैं। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, टोटल 28 लाइंस की पोएम है। और इसमें जो ऑथर ने अनइवन लेंथ के स्टेंजाज यहाँ यूज़ किए हैं, जो, और यूज़ क्या किए हैं? देखिए 11 लाइन जो स्टेंजा है वो यहाँ ऑथर ने यूज़ किया है, और अनइवन लेंथ है स्टेंजा की। मीटर की अगर बात करें तो यहाँ एक मीटर हमें दिखाई पड़ता है, और वो है फ्रेंड आयम्बस। क्लियर? यानी मोस्ट पार्ट है पोएम का वो आयम्बस में लिखा हुआ है। और यहाँ इसमें एक ब्लेंडिंग हमें ट्रॉकी और एनापेस्ट की कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। जो बड़ी लाइन है, देखिए यहाँ अनइवन लेंथ है, इस लाइन को देखें, छोटी लाइन दिख रही है और नीचे इसके एक बड़ी लाइन दिख रही है। तो यानी कहीं छोटी लाइन ऑथर ने यूज़ की है, कहीं बड़ी लाइन है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है। तो यहाँ जो लाइन है, जो बड़ी लाइन है, वो तो पेंटामीटर और हेक्सामीटर में लिखी गई है, और जो शॉर्टर है, छोटी लाइनें हैं, वहाँ ऑथर ने यूज़ किया है बाईमीटर या ट्राईमीटर को। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप पोएम अच्छे से समझ में आई होगी।
और फिर भी कहीं कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई पोएम को डिस्कस करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।